एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर विच इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में आप इस चैप्टर को बहुत ही इजीली समझ जाओगे एंड साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वीडियो के एंड में। तो चलो इस वीडियो चैप्टर को समझते हैं एंड बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि हम लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्या, ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही बेसिक है। वेरी फनी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त बहुत जरूरी होता है जानना। जैसे कि व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि ऐसी टेरिटरी एक इकोनॉमी में जो कि जिसको ज्यादातर हम लोग पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री से मानते हैं। मतलब कि एक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वो टेरिटरी जहाँ पर इसका एक गवर्नमेंट के अंदर कैसे गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल जो है वो फ्रीली रेगुलेट हो पा रहे हो, जिनका ट्रांजेक्शन आसानी से हो पा रहा हो। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, केवल जैसे हमारे इंडिया है तो इंडिया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, तो इसमें केवल इंडिया ही नहीं आती, इसमें बाकी सारी चीजें भी आती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। जैसे कि हमारी एम्बेसी जो अगर रशिया में है तो इंडियन एम्बेसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएगा। साथ ही साथ वो सारे प्रॉपर्टीज, शिप्स, एयरप्लेन्स जो कि इंडिया के होकर दूसरी कंट्रीज में चल रहे हैं वो भी हमारे कहलाएंगे। सपोज अगर एयर इंडिया रशिया में अगर है तो वो क्या कहलाएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल वाटर जहाँ तक हमारा कंट्रोल है वहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी, वहाँ पे अगर हमारी कोई शिप है या कोई स्ट्रक्चर है वाटर के अंदर तो वो भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल रेसिडेंस क्या होते हैं। हमने बहुत जगह सुना है NRI, रेसिडेंशिप, ये होता क्या है आखिर में। तो नॉर्मल रेसिडेंस जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, क्योंकि कई बार MCQ में आता है कि क्या नॉर्मल रेसिडेंस में केवल इंडिविजुअल्स होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी, तो कई बच्चे गलत कर देते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। ओके, नॉर्मल रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो किसी एक प्लेस पे फॉर मोर देन 1 ईयर रह रहे हो और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि अर्न करना, स्पेंड करना या सेविंग करना, ये सब उसी कंट्री में, टेरिटरी में आ रहे हो, उसी एक कंट्री में रह के कर रहे हो एक साल से ज्यादा, तो उन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंस कहते हैं। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सिटीजनशिप और रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री में क्या अंतर होता है। तो देखो, सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब कि एक कोई पर्सन है, वो किसी कंट्री में बर्थ लिया है तो वो लीगली उस कंट्री का सिटीजन है कि नहीं। इसमें अगर आप बर्थ लिए हुए कंट्री में तो आप सिटीजन हो गए, या फिर अगर आप अप्लाई करते हो फॉर सिटीजनशिप तो आपके लॉज ये बताएंगे कि आप एक सिटीजन हो कि नहीं उस कंट्री के। जबकि रेसिडेंट अलग होता है। रेसिडेंट का मतलब कि आप एक कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहे हो और आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाई कर रहे हो। 1 साल से ज्यादा रहना और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करे, यानी कि आप अर्न कर रहे हो, वहीं पे स्पेंड भी कर रहे हो, सेविंग्स भी कर रहे हो, तो आप वहाँ के रेसिडेंट हो जाओगे। तो इसका मतलब कि मान लो अगर मैं इंडिया की सिटीजन हूँ क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस इंडिया है, पर मैं जाके अमेरिका में काम कर रही हूँ और 1 साल से ज्यादा हो गए मुझे वहाँ काम करते हुए, वहीं पे मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है, यानी मैं वहाँ अर्न कर रही हूँ, वहीं पे स्पेंड कर रही हूँ, तो मैं क्या हुई, मैं इंडिया की सिटीजन तो हुई, साथ ही साथ मैं अमेरिका की रेसिडेंट भी हुई। आई होप ये अब क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट कि ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को हम लोग को पढ़ना है। ये फैक्टर यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो हमें मिल रहा हो। फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। अब हम किसी भी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है। तो वो जो फैक्टर पेमेंट मिलता है वो फैक्टर इनकम में इंक्लूड होता है। और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम वो होता है जो हमें बिना कुछ काम किए बस ऐसे ही पैसे आ गए फ्री फंड में, तो उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। यानी बिना किसी सर्विस या बिना किसी काम के हमें जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो इनकम मिल रहा है उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। अब देखो, जो फैक्टर इनकम होता है वो हमने फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिला है, तो ये हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। जबकि ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होता है क्योंकि इसमें हमने कुछ काम तो किया ही नहीं, हमें बस ऐसे ही पैसे मिल रहे हैं। अब देखो, फैक्टर इनकम के एग्जांपल क्या हो गए, जैसे मैंने लैंड लिया तो मुझे रेंट मिला, तो ये फैक्टर पेमेंट हो गया, फैक्टर इनकम में आएगा। वेजेस मिला तो वो भी फैक्टर इनकम हो गया क्योंकि मेरी सर्विसेज के बदले में मिल रहा है। इसी तरह इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट भी हो गया। बट ट्रांसफर इनकम क्या हो गया, जो मुझे बिना कुछ किए मिल रहा हो एट प्रेजेंट, जैसे कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, ऐसे मिल जाता है बिना काम किए। जैसे टैक्सेस गवर्नमेंट को बिना काम किए मिल जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि हम आपके लिए रोड बनवा देंगे इसलिए आप हमें टैक्स दो। नहीं, टैक्स हम सबको देना पड़ता है चाहे गवर्नमेंट करे काम या ना करे। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर इनकम में हो गया। स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन, ये सब ट्रांसफर इनकम में आता है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रांसफर इनकम के ही अंदर आता है, करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर वो ट्रांसफर होते हैं जो मेरे इनकम से दिए जाते हो और कैपिटल ट्रांसफर वो होते हैं जो मेरे वेल्थ से दिया जाए।
जैसे करंट ट्रांसफर जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं नेचर में, यानी मेरे पास एक बार पैसा आया फिर मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया तो वो करंट ट्रांसफर हो गया। कैपिटल ट्रांसफर इरेगुलर होता है। देखो करंट ट्रांसफर का ज़्यादातर पर्पस होता है वो कंजम्पशन के लिए होता है। जैसे कि मान लो अगर मैंने अपनी तरफ से 10,000 इनकम अपने छोटे भाई को दे दिया, ठीक है, तो वो क्या करंट ट्रांसफर हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसको बिना कुछ किए मिल रहा है और वो मैं इनकम से दे रही हूँ। जबकि अगर मैं किसी के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर देती हूँ, वेल्थ ट्रांसफर करे, तो वो कैपिटल ट्रांसफर हो गया। कैपिटल ट्रांसफर का ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? वेल्थ के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, इन सब के लिए। ओके, आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि इंटरमीडिएट मतलब नाम से ही सुन रहा है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, विच मीन्स कि इसका इस्तेमाल किया जाता है या तो दोबारा प्रोडक्शन के लिए या तो उसको दोबारा रीसेल करने के लिए। मतलब कि मान लो मैंने एक मिल्क का पैकेट खरीदा एक शॉप से, अब मैं मिल्क को जाके कंज्यूम कर ली घर पे आके, तो वो क्या हो गया? कंजम्पशन पर्पस के लिए खत्म हो गया, तो वो किस में आया? फाइनल गुड्स में आया। अगर मैं उसी मिल्क कोई डेयरी शॉप वाला पर्सन खरीदता है और उसको दोबारा बेच देता है किसी और को, तो वो क्या हो गया? रीसेल किया गया, तो इंटरमीडिएट गुड में आ गया। या फिर उसी मिल्क को एक फर्म खरीदता है फॉर मेकिंग वनीला आइसक्रीम्स, तो उस वनीला आइसक्रीम में जो मिल्क यूज हुआ वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। क्यों? क्योंकि अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में, तो जो फाइनल गुड्स होते हैं वो कंजम्पशन पर्पस के लिए तो यूज़ करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी, बट ये क्या होता है, प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होते हैं। अब इनका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए दोबारा नहीं होता है, जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनका इस्तेमाल प्रोडक्शन में दोबारा होता ही है। इंटरमीडिएट गुड्स का जो डिमांड होता है वो डिराइव डिमांड होता है, मतलब कि अगर मैं फाइनल गुड्स का डिमांड कर रही हूँ तभी इंटरमीडिएट गुड्स का भी डिमांड आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वनीला आइसक्रीम्स का डिमांड कर रही हूँ तभी जो है मिल्क का भी डिमांड बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। आई होप नाउ इट्स क्लियर। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि जो फाइनल गुड्स होते हैं ना वो भी 2 पार्ट्स में होते हैं, एक होते हैं कंजम्पशन गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का मतलब कि ऐसे गुड्स जिसका इस्तेमाल हम लोग कंजम्पशन पर्पस के लिए कर रहे हो, और कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम फॉर द प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ये दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल आ जाएंगे मशीन्स, एंड दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। अब जो मशीन्स होते हैं, अब कैपिटल गुड्स ऐसे नेचर के होते हैं कि ये डिप्रिशिएट होते हैं ओवर टाइम, यानी कि अगर मैंने कोई एक मशीन खरीद के रखी है फैक्ट्री में, तो वैसे नहीं कि हमेशा वैसे ही बनी रहेगी, वो ओवर टाइम वो डेप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। अब कैपिटल गुड्स के बारे में बस इतना ही जानना था। कंजम्पशन गुड्स की तरह अगर हम लोग शिफ्ट करें तो इट इज अगेन ऑफ 4 टाइप्स: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स कैसे होते हैं? ऐसे गुड्स जिनको हम लोग अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, इन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। जबकि सेमी ड्यूरेबल गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कम टाइम पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, नोटबुक्स, ये सब हो गया। नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन के लिए ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क, वनीला आइसक्रीम, ये सब क्या है, एक बार खाया खत्म हो गया। सर्विसेज का मतलब कि इनटैंजिबल होते हैं, ये ऐसी चीजें होती है जिनको हम देख नहीं सकते, हमें मिलता है। सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग की सर्विस, टीचिंग की सर्विस, ये सब आ गया कंजम्पशन गुड्स में। नाउ अब इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में एक और डिफरेंस बताऊंगी कि जो गुड है उसका सेम ईयर में ही इस्तेमाल हो जाना चाहिए, या तो रीसेल पर्पस के लिए या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अगर हम एक साल से ज्यादा किसी गुड को रखते हैं इंटरमीडिएट गुड को, तो फाइनल गुड में चेंज हो जाता है, उसे हम फाइनल गुड कहते हैं। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप याद रखना। मैं बताना भूल गई थी कि जो ये फाइनल गुड होता है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं क्योंकि फाइनल हो चुका है, जबकि इंटरमीडिएट गुड को हम लोग इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड कर देंगे तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। सपोज मैंने एक आइसक्रीम बनाने में मिल्क का यूज किया एज अ इंटरमीडिएट गुड, अगर मैं मिल्क को ऐड कर रही हूँ और उसके बाद फिर वनीला आइसक्रीम में ऑलरेडी वो मिल्क एडेड है, तो उसकी वैल्यू, अगर मैं वनीला आइसक्रीम को भी नेशनल इनकम में ऐड करूँ उसकी वैल्यू को, तो ऐसे दो बार उस मिल्क की वैल्यू को ऐड कर दिया गया, तो ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये आप मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में और अच्छे से पढ़ोगे वैल्यू एडेड मेथड में। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज अबाउट इन्वेस्टमेंट। यस, इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी कैपिटल स्टॉक में कितना एडिशन कर रहे हैं। कैपिटल स्टॉक समझते हो आप लोग, जैसे कि मशीनरी में अगर कुछ ऐड कर दिया, मशीनरी क्या हो गया? कैपिटल स्टॉक हो गया। बिल्डिंग्स बनाना वो कैपिटल स्टॉक हो गया। कोई लैंड प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो वो कैपिटल स्टॉक हो गया। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसमें भी इसका मतलब ये होता है कि एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी बट बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऑलरेडी ऐड होती है। ये क्या होता है अभी आपको आगे पूरा समझ आ जाएगा, पर अभी के लिए आप बस इतना जानो। नेक्स्ट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कि जो एक्चुअल एडिशन किया जाता है स्टॉक में, कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी में। अब देखो, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला है।
अब इसके लिए मैं आपको पहले डेप्रिसिएशन एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर सारे इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, वो मोबाइल फ़ोन कितने साल तक अच्छे से चलेगा? 1 साल चला, 2 साल चला, पर 2-3 साल के बाद क्या हो गया? उसकी वैल्यू धीरे-धीरे कम हो रही है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। कोई भी कैपिटल एसेट की जो वैल्यू कम होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ये क्यों कम हो रहा है? 3 चीज़ों की वजह से। सबसे पहले वियर एंड टियर, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसे को हम वियर एंड टियर कहते हैं। सेकंड, पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, चीज़ें बदलती रहती है, तो इससे भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। थर्ड, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इसका मतलब कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है वो हो जाना। सपोज मेरे फ़ोन में अचानक से चोरी हो गया, तो क्या हो गया? ऐसे डिप्रेशन, ऐसे मेरा फ़ोन गायब हो गया, कैपिटल एसेट मेरा खत्म हो गया, तो दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब ये डेप्रिसिएशन जो है उसका मतलब समझिए कि किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में कम हो जाना, वैल्यू का कम हो जाना। अब देखो, जब हम कोई सामान खरीदते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन के लिए, यानी कि अगर मेरा सामान जो है वो उसको कम हो रहा है उसकी वैल्यू, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा उसको रिप्लेस करने के लिए या उसको फिक्स करने के लिए, तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट में वो इंक्लूडेड नहीं होता है। इसमें केवल इन्वेस्टमेंट होता है कि हाँ, हमने इतना पैसा लगाया एक चीज़, एक फिक्स एसेट को खरीदने के लिए। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है कि नेट इन्वेस्टमेंट जो हमने किया किसी चीज़ को खरीदने में, साथ ही साथ हमने उसकी डेप्रिसिएशन है, अगर वो खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है फ़ोन या फिर कोई और चीज़ आ जाती है, तो उसमें हम उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं ठीक करने के लिए, इन सब के लिए, तो वो डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन तो हमने पढ़ लिया, बट डेप्रिसिएशन के साथ साथ कैपिटल लॉस भी एक कॉन्सेप्ट होता है। कैपिटल लॉस का मतलब कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, किसी भी ऐसे कारण से वो चीज़ चली गई हमारी एसेट, और हमारे पास अब उसके लिए कोई पैसा नहीं है कि हम उसको, कोई फंड नहीं है कि हम उसको दोबारा ला सके। डेप्रिसिएशन में केवल अगर कोई सामान डेप्रिशिएट होता है तो उसके लिए उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास पैसा होता है कि हम दोबारा से उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं या ला सकते हैं। बट कैपिटल लॉस में क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो इससे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होता है। ओके, सो दिस वाज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। देखो, इसका डेफिनेशन यही है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफर्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ये ऐसे टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज करती है, जैसे कि जीएसटी। सब्सिडीज क्या होता है? एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर वेलफेयर पर्पस। जैसे कि खाद्य प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। क्यों? ताकि लोग उस खाद्य प्रोडक्ट को खरीदें ज़्यादा से ज़्यादा। और सब्सिडीज लगाने से क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं वो चीपर हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने से क्या होता है? गुड्स महंगे हो जाते हैं। मान लो मैंने एक पेन खरीदा जो कि टैक्सेस के बिना 5 रुपए का था, बट उस पर गवर्नमेंट ने 3 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो वो 8 रुपए का हो गया। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है? देखो, फैक्टर कॉस्ट यानी कि वो कॉस्ट जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से किसी गुड को बनाने में लगने के बाद आता है। जैसे कि मैंने एक पेन बनाया, उसको लगाने में मेरे जितना पैसा लगा उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। जबकि मार्केट प्राइस क्या होता है? उस पेन को मैंने मार्केट में बेचा कितने में। अब मार्केट में अगर मैं बेच रही हूँ तो अपने प्रॉफिट का भी ध्यान रखूंगी। साथ ही साथ मार्केट में अगर हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, अभी हमने देखा कि टैक्सेस लगा देती है गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस, द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। इसमें आता है फैक्टर कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो उसको बनाने में लगा, साथ ही साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर दो वो। अब अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है? देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि हमारे देश में, अभी हमने रेसिडेंस के बारे में पढ़ा था, तो देखो जो भी बाहर के लोग होते हैं, मतलब जो इंडिया से बाहर रहते हैं और वहाँ रह के अपनी इनकम अर्न करते हैं, तो वो कुछ पैसे भेजते हैं या फिर अपने फैमिलीज को, या फिर हमारे कुछ कंपनीज है जो बाहर के कंट्रीज में मान लो काम कर रही है, तो वहाँ से जो पैसे आते हैं उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको याद करने में, इसको फॉर्मूला को बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, फ्रॉम और टू, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। देखो, इसका फॉर्मूला होता है कि हमें कितना पैसा बाहर से आ रहा है, उसमें से माइनस कर दो कि कितना पैसा हम लोग बाहर को दे रहे हैं। अब हम लोग बाहर को कैसे देते, बाहर कैसे देते हैं? तो हमारे यहाँ भी बाहर की कंपनीज काम कर रही होंगी, तो हमारे यहाँ से भी उनकी कंट्री में पैसा जा रहा है ना। तो दैट इज द डिफरेंस कि हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड करते हैं। अब ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इससे कुछ कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं और इसके कुछ केसेस भी होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी आ सकता है। ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में आता है कि ये पॉजिटिव कब होता है। देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव कब होगा? जब
जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव हो गया। जब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, नेट फैक्टर टू अब्रॉड इज मोर देन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जब वो दोनों बराबर हो गया, यानी जितना पैसा आ रहा है उतने पैसा हम लोग दे रहे हैं, तो वो जीरो होगा उस केस में। ठीक है, अब इसके कॉम्पोनेंट्स कुछ होते हैं, जैसे कि नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन अर्निंग। अब देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हमारे कुछ एम्प्लॉयज बाहर होंगे तो वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं, साथ ही साथ बाहर के कुछ एम्प्लॉयज यहाँ काम करते हैं तो उनको जो हम जितना पेमेंट कर रहे हैं, तो वो जितना पेमेंट वहां से मिल रहा है और जितना पेमेंट हम यहाँ दे रहे हैं, उसकी डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब कि हमारे यहाँ जितनी प्रॉपर्टी में हम लोग प्रॉपर्टी और इनकम जो जनरेट हो रहा है, जो हमारे प्रॉपर्टी से जो पैसा है, जो यहाँ के लोग हम लोग बाहर के लोगों को दे रहे हैं और जो बाहर के लोगों से हमें मिल रहा है, उसका जो डिफरेंस हो रहा है उसे हम लोग नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये भी उसी की तरह है। नेट रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके का प्रॉफिट होता है, यानी कि हम सब कुछ बेचने के, सब कुछ पेमेंट करने के बाद, शेयर डिवाइड करने के बाद जो बचा एक फर्म के पास, वो होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट में ही आता है रिटेन अर्निंग। तो जो रिटेन अर्निंग है वो बाहर से हमारे पास कितना आ रहा है और हम कितना दे रहे हैं प्रॉफिट, बाहर की कंपनी से कितना आ रहा है, हमारी कंपनी से बाहर के लोगों को कहते हैं नेट रिटेन अर्निंग। अब जब नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन अर्निंग ऐड होता है तो हमें पता चलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे अलॉन्ग विद देयर आंसर्स, सो गो एंड चेक दैट ऑल्सो। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये जितना कुछ भी लिखा है ये शॉर्ट टाइम लास्ट मिनट नोट्स ही है, तो आप इसको जरूर कॉपी डाउन कर लेना, ये आपके लास्ट टाइम रिविजन के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट और शेयर भी कर देना। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।